नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच दुनिया के कुछ अलग हिस्सों से बड़ी खबरें हैं। इन बड़ी खबरों का मिडिल ईस्ट के युद्ध से क्या संबंध है, तमाम विश्लेषक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए थिंक टैंक अब इस पर विचार कर रहे हैं। क्या उत्तर कोरिया, चीन और रूस भी मैदान में उतर गए हैं? ये सवाल अब सारे जो वॉल थिंक टैंक्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के भीतर किम जोंग ने 10 घातक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 24 घंटे में 10 मिसाइलें, और इसकी ऑफिशियल जो है पुष्टि ये जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने की है। मतलब ये कोई हवाई खबर नहीं है। जापान ने और साउथ कोरिया दोनों ने पुष्टि कर दी है कि उत्तर कोरिया की तरफ से किम जोंग ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये 10 बैलिस्टिक मिसाइलें मिडिल ईस्ट की जंग के बीच दागी गई, इसके क्या मायने हैं? पहला सवाल मैं ओपनिंग में ही क्लियर कर। दूसरा, चीन की 2000 बोट समंदर में उतरी है। इससे पहले भी दो एक ऐसे मौके आए थे जब 1200 बोट एक साथ देखी गई थी और एक खास शेप में देखी गई थी। करीब 400 किलोमीटर के एरिया में ये वो शेप तैयार करती हैं, कभी आयताकार शेप, कभी अलग अलग शेप। दुनिया में सबसे बड़ा बेड़ा मछली पकड़ने का, जो फिशिंग का सबसे बड़ा बेड़ा चीन के पास है। सामान्य तौर पर इसको ये कह के टाल दिया जाता रहा पहले कि ये शिपिंग का बेड़ा है, वो एक साथ आए हैं बड़े पैमाने पर फिशिंग के लिए। तो इस बार उस बात से जो एनालिस्ट हैं वो क्यों डिफर कर रहे हैं? इस बार वो कह रहे हैं कि ना, ये मामला कुछ अलग है। अमेरिका उलझा हुआ है ईरान में और जो उसकी दुर्गति हो रही है, इसी बीच चाइना एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है ताइवान पर अटैक करके, और ताइवान पर अटैक करके ताइवान को कब्जे में लेने के लिए ये बहुत मुफीद वक्त है। हमने आज ही मिड डे मुद्दा में थर्ड वर्ल्ड वार की आहट, क्या थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है या होने वाला है या कगार पर है, इसकी चर्चा की थी। ये कार्यक्रम उसके एक्सटेंशन में देखिएगा कि 2009 और ताइवान पर नजर, ये फिर अलग-अलग थिंक टैंक्स की राय। उसके बाद आगे पुतिन इस युद्ध में ईरान को अमेरिकी ठिकाने कहां पर अटैक करना है, कैसे करना है, उसके इमेज, उसके लोकेशन, ये सब पुतिन प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान। ये बात कई लोग कह चुके, यहां तक कि पहली बार 24 घंटे पहले ट्रंप ने भी एक्सेप्ट किया कि पुतिन यानी रूस ईरान की मदद कर रहा है। इसका बड़ा डीप एनालिसिस किया है ब्रह्म चेलानी ने, जो भारत के युद्ध विश्लेषक माने जाते हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त और बहुत इसका डिटेल में एनालिसिस किया है कि रूस कैसे मदद कर रहा है। युद्ध के दौरान ही चीन ने ईरान के लिए अपना खजाना खोल दिया है। हालांकि इस खजाना खोलने के साथ ही उसने जो कहा है, वो कहा कि ये मानवीय पहलुओं के लिए खोला जा रहा है। ये जो तबाही हुई है उसको राहत, उससे उसमें जो है राहत और बचाव कार्यों में पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन युद्ध काल में जितने बड़े पैमाने पर वहां पर पैसा देने जा रहा है चाइना, अपना खजाना खोल रखा है, उससे राहत बचाव में मदद किया जाएगा, लेकिन क्या उसकी आड़ में चीन को वो ताकत मिल जाएगी जो बार-बार इकोनॉमी वाली धौंस दे रहा है अमेरिका, क्या उससे सेफ्टी एक कवच तैयार कर रहा है चीन ईरान के लिए कि चिंता मत करो, हम धन से भी हैं तुम्हारे साथ, संसाधन से भी तुम्हारे साथ हैं। ये पूरा का पूरा ये जाल है जो खबरों का, इस खबरों के जाल में ही इस युद्ध का ताना-बाना है। लाइए भाऊ, ये ताना-बाना इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है भाऊ। जरा एक-एक खबर लाओ भैया। ये दुनिया के अलग-अलग कोने से खबरों को एक साथ जोड़ करके देखने की कोशिश है, जैसा कि हम लोग करते हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच उत्तर कोरिया ने दागी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, अलर्ट हुए पड़ोसी देश।
भीतर चलिए जरा, खबर के भीतर चलिए। लाइए। साउथ कोरियाई सेना और जापान सरकार ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की पुष्टि की है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 27 जनवरी को पूर्वी सागर की ओर कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। 27 जनवरी को साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि उसने दोपहर करीब 1:20 पर नॉर्थ कोरिया के सुनान इलाके से दागी गई मिसाइलों का पता चला है उसको। ये इस साल नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागी गई तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल थी। तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल की खेप थी, क्योंकि 10 दागी गई हैं। आगे चलिए। जेसीएस ने कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और अमेरिका और जापान के साथ नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी जानकारी साझा कर रही है। मतलब ये नेटवर्क कितना एक्टिव हो गया कि साउथ कोरिया ने जापान और अमेरिका के साथ इस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। साथ ही अतिरिक्त मिसाइलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जापान सरकार ने भी इस घटना पर कड़ी नजर रखी हुई है। जापान की ओर से भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागी गई चीज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। जापान के कोस्ट गार्ड ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागी गई ये संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें पहले ही समुद्र में गिर चुकी हैं। ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल। अब एक खबर और जोड़ेंगे, तब हम पहले चलेंगे पहले पार्ट प्रभाव के पास। अगली जरा हेडलाइन लाइए। दुनिया से नजरें बचाकर कुछ बड़ा करने वाला है चीन। ये चीन, उत्तर कोरिया और रूस, ये त्रिकोण दुनिया में, खासकर अमेरिका वाला जो पोल है, धुरी है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यही त्रिकोण है। ये त्रिकोण, ये तीन ही मिलकर के, और अब तो ईरान उसके सेंटर में, एपिसेंटर बन गया है। दुनिया से नजर बचाकर कुछ बड़ा करने वाला है चीन। समंदर में उतारी हजारों बोट। क्या है मामला? चलिए खबर के भीतर इसके चलिए। 2000 बोट उतारी हैं जो, उसमें ताइवान पर नजर है। देखिए, चीन की मछली पकड़ने वाली हजारों नावें हाल के महीनों में ईस्ट चाइना सी में जियोमेट्रिक शेप में इकट्ठा देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक्टिविटी किसी संभावित क्षेत्रीय संकट या सैन्य स्थिति की तैयारी का हिस्सा हो सकती है। जहाजों की एक्टिविटी पर नजर रखने वाले विश्लेषक जेसन वांग ने कहा कि बड़ी संख्या में चीनी मछली पकड़ने वाली नावें दो उल्टे यल आकार की पैरेलल लाइनों में खड़ी थी। ये इसी के विश्लेषक हैं, जेसन वांग। इन लाइनों की लंबाई लगभग 400 किलोमीटर तक थी। 400 किलोमीटर लंबाई। उस समय करीब 2000 नावें एक साथ दिखाई दी और कई हजार जहाज उस वक्त उस व्यस्त समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे जिस वक्त ये दिखा। कई हजार जहाज। आगे चलिए जरा इसमें। एएफपी, ये सब हम स्रोत वो ले रहे हैं जो दुनिया भर में जिनकी खबरें दिखाई जाती है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक यह चीन की क्षमता का परीक्षण हो सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक जहाजों को एक साथ जुटाकर सैन्य अभियान में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ताइवान की घेराबंदी या किसी क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान इन नावों का उपयोग किया जा सकता है। जेनिफर पार्कर के अनुसार इतनी अधिक संख्या में नावों का इतनी नजदीकी दूरी पर होना सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं हो सकती है। ये भी देखिए एक्सपर्ट्स की राय कि ये मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा यह गतिविधि सैन्य नजरिए से समन्वय की क्षमता दिखाने वाली हो सकती है। डेविड क्रूड्समा ने कहा कि चीन का मछली पकड़ने वाला बेड़ा बहुत संगठित है और संभव है कि विशेष क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोकने या किसी अभ्यास के लिए एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया गया हो। चौथा एक्सपर्ट, ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने नागरिक जहाजों को सैन्य योजनाओं में शामिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर ताइवान को लेकर कोई बड़ा सैन्य अभियान होता है तो ऐसे नागरिक जहाज सेना की मदद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अभी ये दो पार्ट पे हम सिर्फ आए हैं। अभी ये देखिए और इसमें एक हिस्सा बचा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने हाल के वर्षों में ताइवान के आसपास सैन्य दबाव बढ़ाया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक ऐसी सैन्य क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिससे वह ताइवान के खिलाफ युद्ध लड़ने में सक्षम हो सके।
ताइवान के खिलाफ युद्ध लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। ये जो लिख रहा है अमेरिकी रिपोर्ट जो है, ये ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट है, वो बड़ी बात नहीं है। ताइवान अमेरिका और चीन के बीच उलझा हुआ है, अमेरिका उसका जो है रक्षक बन के खड़ा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की मैरीटाइम मिलिशिया जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता देता है। मैरीटाइम मिलिशिया वह इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है जो नेटवर्क दिखा। यह नेटवर्क पहले भी साउथ चाइना सी में चीन की क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। अब चलेंगे पहले पार्ट के लिए, अभी इसके बाद आएंगे फिर आगे, और जो रूस और फिर जो चीन ने खजाना खोला है युद्ध काल में ईरान के लिए, उन दोनों पर। लेकिन भाऊ ये दो, उत्तर कोरिया का एग्रेशन इस समय युद्ध के समय 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, और ये जो एल शेप 400 किलोमीटर 2000 नावे ताइवान टारगेट, ये किस दिशा में जा रहा है, क्या मोटिव हो सकता है इसका? आशीष जी, आपको 2-4 चीजें थोड़े से पीछे जाके देखनी होगी। साउथ कोरिया और अमेरिकन आर्मी का जो एक्सरसाइज इस दौरान चल रहा है, वो नॉर्थ कोरिया को हमेशा इरिटेट करता है। जब नॉर्थ कोरिया की पहली बार अमेरिका से बात हुई, उसमें भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके बात उठी थी। अभी वर्तमान में साउथ कोरिया में यूएस आर्मी के 28,500 ट्रूप्स है और कई स्क्वाड्रन्स है फाइटर जेट्स के, वो वहां एक्सरसाइज के लिए आए हैं। ये एक पॉइंट है। और जब ये उस दिन एक्सरसाइज चली थी कि एक शो में आपने इसका जिक्र भी किया था कि ये एक्सरसाइज चल रही है जिसके नॉर्थ कोरिया को भी आप उसका रहे हैं, उसकाने की बात हो रही थी। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया ने यदि बैलिस्टिक मिसाइल दागी है तो जापान की तरफ क्यों दागी? उसका एक मुख्य कारण है कि जापान जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद कभी युद्ध में था ही नहीं किसी भी, जापान के पास तो डिफेंस बजट भी नहीं था। हाल ही के कुछ सालों में डिफेंस बजट आने लगा और कुछ मिसाइलें मित्सुबिशी से मिसाइलें बनवाई उन्होंने। वो मिसाइलें एक रातों रात क्यों चाइना की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई? किसके कहने पे खड़ी हुई? जापान को तो कोई धोखा नहीं था, जापान को किसी ने थ्रेट भी नहीं दिया था, जापान तो कहीं इस युद्ध में कहीं से कहीं तक था ही नहीं। लास्ट टाइम हमने जापान को सुना था वो पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान की साइड ले रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय। जापान के कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए थे कि वो पाकिस्तान में अपना दोस्त ढूंढ रहा था। लेकिन जापान जनरली इन चीजों से दूर रहता है। जब जापान की मिसाइलें तैनात की गई ओवरनाइट, जनता को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लोकल गवर्नर को कॉन्फिडेंस नहीं लिया, वहां जनता विरोध कर रही है। और वो चाइना के लिए चेक पॉइंट था क्या कि चाइना जरूरत से ज्यादा यदि ईरान या इधर इंटरफेयर करे तो पीछे से जापान हमला करेगा। तो उस जापान को इंडिकेशन देने के लिए क्या ये मिसाइल जापान के सी वाटर के पास आके गिरी? जापान के उसमें उन्होंने वो मिसाइल, नॉर्थ कोरिया इतनी इतनी उसके पास रेंज वाली मिसाइल्स है कि वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को टारगेट कर सकता है नॉर्थ कोरिया से। लेकिन वो पास के जापान पे टारगेट नहीं किया, उसने पानी में, वो बोलते पानी में गिरी, वो टारगेट ही वाटर, नियर वाटर था। उनके जो वाटर टेरिटरी है जापान की, उसके पास गिरा के उन्होंने बता दिया कि आप उधर मिसाइल दागते हो तो यहाँ भी मिसाइल तैयार है। दूसरी बात, मिसाइल फायर करके हम बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं, ये साउथ कोरिया और अमेरिका को भी एक मैसेज था। चीन, क्या रशिया ने मिसाइलें खड़ी कर दी इसलिए चीन एक्सरसाइज में उतरा? चीन एक्सरसाइज करते रहता है, जैसे कि आपने पहले भी कहा। और चीन की दुखती रग ताइवान है। ताइवान को लेके चीन और अमेरिका के बीच में लगातार द्वंद्व होते रहता है। आज के डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति कितने भी अपने आप के शेखी बगारे कि हम सबसे बड़े लोग हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं और हम सबसे ताकतवर है, हमारी मिलिट्री विश्व में प्रसिद्ध है ये, लेकिन अब्राहम लिंकन का डैमेज होके जाना, इस ईरान जैसे कंट्री ने जो 2-2, 3-3 जगह फ्रंट खोल के बैठा है। देखिए आप इमेजिन करिए, एक ईरान पे अमेरिका भी दाग रहा है मिसाइल, इजराइल भी दाग रहा है, और एक अमेरिका, एक ईरान जो है वो अमेरिका को भी सबक सिखा रहा है। इजराइल को उसने आधा बर्बाद कर दिया। उसके साथ अमेरिका के 8 देशों में जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस एस्टेब्लिशमेंट, उसको भी मारा है। उसके बाद उनके विमानों को भी मार रहा है। ये जो उनकी नाक थी, नेवी का किंग अमेरिका कहलाता है और सी का किंग अब्राहम लिंकन कहलाता है। वो अब्राहम लिंकन डैमेज होके चला गया। मतलब अमेरिका का ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें अमेरिका को अब
सर ऊंचा करके जीने की। अभी एक देखिए, 10 बार मार खाने के बाद भी, लपड़ खाने के बाद भी कोई कहे मैं ही पहलवान हूँ, अब उसको क्या कर सकते हैं? उसमें तो कोई इलाज नहीं है इसके पागलपन का। लेकिन इस पूरे युद्ध में अमेरिका अभी तक मार ही खा रहा है। अमेरिका के सैन्य की हताहत इतनी हुई जो पहले शायद नहीं हुई होगी किसी ऑपरेशन में, इस ईरान ऑपरेशन में हुई है। लेकिन ये ईरान, अमेरिका, तो अब चाइना भी ऐसे टाइम पे क्यों नहीं ताइवान के बारे में सोचे? ताइवान के बारे में चाइना की क्लियर पॉलिसी है। वो कोई बदलाव नहीं लाया पॉलिसी में। वो पहले दिन से कहते हैं कि ताइवान हमारा है, हम लेके रहेंगे। ताइवान अमेरिका के भरोसे कहता है नहीं। जब अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व है, अमेरिका यदि चेक पॉइंट के लिए नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए साउथ कोरिया में एक्सरसाइज कर रहा है, पीछे जापान से चाइना की तरफ मिसाइल का मुंह करके खड़े कर रहा है, जब अमेरिका अपनी चाल चल रहा है, तो जो देश टारगेट पे है वो चुप क्यों रहे? नॉर्थ क्यों चुप रहेगा? उसने भी मिसाइल दागी जापान की तरफ और बता दिया कि हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे यदि चाइना की तरफ देखोगे तो। चाइना भी एक्सरसाइज करके रास्ते में उतर आया है। और ये जो चाइना का जो गेम प्लान है, उसमें मुझे मछली पकड़ने वाला एंगल तो मुझे कहीं से कहीं तक वो लगता नहीं। देखिए, चाइना की हमेशा वॉर स्ट्रेटेजी अलग रही है। वो कन्वेंशनल वॉर स्ट्रेटेजी से नहीं चलते। हो सकता है कि चाइना युद्ध पोतों को युद्ध के लिए उपयोग करे और पीछे सप्लाई चेन के लिए इन फिशरीज जहाज के लिए उपयोग करे, ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए इन फिशरीज जहाज का उपयोग करे, या बाकी लॉजिस्टिक के लिए जो मेरीटाइम मलेशिया बोला गया है, वो जो समुद्री जो डाकू होते हैं, उनकी भी चाइना कहीं ना कहीं मदद करता है। हो सकता है उन डाकुओं का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप हो, वो इनके साथ जो फिशिंग बोट्स है, इनका उपयोग उनके लिए किया जाए। कई संभावनाएं हैं। लेकिन जो आज हमने सुबह मिड डे मुद्दा में आपने जो कार्यक्रम में जो फोकस किया था ज्यादा, क्या हम थर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं क्या? आज नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें आने के बाद उनकी एक्सरसाइज, जापान की मिसाइलें चीन की तरफ, और चीन का अपने एक्सरसाइज चालू करना चाइना सी में, ये सारा कंबाइन इसी की तरफ देखता है कि सब इंतजार में है। सब इंतजार में है कि बस शुरू हो जाए तो तैयारी में सब बैठे हैं। इसका लेकिन मतलब हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे बैठे हैं। इस इंतजार में एक पहलू पर सबको नजर रखनी चाहिए। जो एनालिस्ट है, जो है वॉर टाइम के, उनको भी रखनी चाहिए कि अमेरिका जब से मिडिल ईस्ट के युद्ध में, अमेरिका और इजराइल यही एक दूसरे के साथी हैं। वो चाहे खुशी से हो चाहे मजबूरी में हो। बाकी अमेरिका के जितने नेचुरल अलाइज थे, आज से नहीं 1945 से पिछले 80 साल से जितने नेचुरल अलाइज थे, वो सारे अमेरिका को छोड़ करके किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, अमेरिका की बर्बादी का तमाशा। वो चाहे फ्रांस हो, देखिए चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, बेल्जियम हो, टर्की हो, इटली हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, सारे के सारे भाव। देखिए आशीष जी, दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप से शुरू हुए। आप देखा जाए तो हम्म, फिर यूरोप से एशिया होते हुए फिर अमेरिका का सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे आखिर में इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब पर्ल हम्म, हार्बर पे बमबारी हुई और फिर उन्होंने नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी हुआ। लेकिन ये यूरोप में हुआ क्यों? किसी एक कंट्री के इंपेरियलिज्म में, मतलब हम्म, अपना विस्तारवाद करने के चक्कर में, जब किसी और देश को उन्होंने कब्जा कर लिया, उसके रिटेलिएशन में यूरोप खड़ा हुआ कि भाई आज तुम उनको कब्जा कर रहे हो, कल तुम हमको कब्जा करोगे। हम्म। इसलिए किसी एक तानाशाही के खिलाफ ये युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध ऐसा इन्वॉल्व हुआ। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में तानाशाह कौन है? थर्ड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका। विस्तारवाद कौन देखता है? अमेरिका देखता है। तो जो यूरोप बेसिकली विस्तारवाद के खिलाफ ही दोनों वर्ल्ड वॉर हुए, वो तीसरे वर्ल्ड वॉर में विस्तारवाद का समर्थन करने वालों के साथ कैसा खड़ा होगा? अब यदि दोनों वर्ल्ड वॉर के आपने यदि नेचर देखा, क्योंकि आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं, यदि वो नेचर देखा आपने, तो ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? ये लोग तो हम्म, अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि इजराइल इजराइल फिलिस्तीनी पे कब्जा करना चाहता है, जिस इजराइल को वहां बसाया गया था। हम्म, इजराइल का वो ओरिजिनल भूमि नहीं है जहां इजराइल है। हम्म, इजराइलियों को वहां बसाया गया था और इजराइल ने अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत फिलिस्तीन की कई जमीन करते करते उनको एक गाजा पट्टी में सीमित कर दिया, पूरे फिलिस्तीन को। हाँ, वेस्ट जब वो बैंक गाजा और गाजा। पट्टी में, हाँ, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, और अब वो गाजा पट्टी भी लेना चाहते हैं।
वही उसी के लिए फिलिस्तीन लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन हमको वापस दे दो। अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनिए बोट क्लब का, वो भी कहते हैं कि सभी हम बार बार कहते हैं कि इजराइल को उनकी जमीन वापस करनी होगी। अब ऐसे में ईरान फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, इसलिए ईरान दुश्मन हो गया इजराइल का। और इजराइल के विस्तारवाद को मदद कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका का विस्तारवाद क्या है? अमेरिका को, वर्तमान नेतृत्व को, अमेरिका कभी इस सोच में नहीं था, अमेरिका को ग्रीनलैंड भी चाहिए, अमेरिका को वेनेजुएला भी चाहिए, कनाडा चाहिए, आप कनाडा करता कनाडा है चाहिए, ग्रीनलैंड। मैक्सिको चाहिए। मैक्सिको, उसका तो ओरिजिनल प्लान यही है कि कनाडा को भी अपनी एक स्टेट बना दो, उधर मैक्सिको की भी एक स्टेट बना दो, और ग्रीनलैंड मुझे चाहिए। क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? बाप का माल है क्या? तो सारा विश्व को डर लगने लगा। तो जो काम हिटलर का था वो अमेरिका कर रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के विरुद्ध हुआ था। तो जब वर्ल्ड वॉर यदि उस समय कुछ तानाशाह हिटलर की मदद कर रहे थे, वर्तमान में इस तानाशाह का तो कोई मदद करने वाला नहीं है। सऊदी, पूरा जो मिडल ईस्ट है वो परेशानी में है, क्योंकि उनको जिस विश्वास के साथ इन्होंने मदद की कि हमको धंधा भी ठीक ठाक चलेगा हमारा, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, आर्मी वार्मी का टेंशन नहीं रहेगा, हम तेल बेचते हैं, समृद्धि अपनी लाते हैं, उनके लिए संकट खड़ा हो गया। जहां जहां पैर पड़े, जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां भंटा डाल। नहीं, जोड़ी भी वर्ल्ड वार ना हो हम तो चाहते, लेकिन जोड़ी जैसे हिटलर और मुसोलिनी की थी वैसे ही ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों के साम्राज्यवादी नीतियां। और अरे मार्को लेकिन रूबियो उसमें ने 2-3 लोग ऐलान और जुड़ किया गए है। थे। मैंने क्या कहा, उनकी जी हुजूरी करने वाले 2-3 लोग और भी थे हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो क्या वैसे ही हमारा भी क्या जी हुजूरी करने में क्या हमको भी इन्वॉल्व करेंगे? हमको डर अपने देश का है। देखिए, किसी भी विश्व युद्ध ने किसी भी देश को छोड़ा नहीं। जो देश विश्व युद्ध लड़े भी नहीं, वहां भी मंदी आई, उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। हर विश्व युद्ध के बाद विश्व 50 साल 100 साल पीछे चला गया। तीसरा विश्व युद्ध इतना मतलब हिंसक होगा और इतना संवारी होगा कि इसमें सिर्फ आर्थिक मंदी या आर्थिक या इंफ्रास्ट्रक्चर का या 100 साल पीछे जाने वाली बात नहीं है। आप इमेजिन करिए, इन पिछले 11-12 दिनों में कितने विस्फोटक यूज हुए हैं, और उससे अपने ओजोन लेयर का क्या हो गया होगा, एनवायरनमेंट का क्या हो गया होगा। ऐसे ही युद्ध चलते रहे तो एनवायरनमेंट का ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा। क्या पृथ्वी भी बचेगी नहीं बचेगी? क्या इस एंगल से किसी ने बात करी है? क्या कभी किसी ने सोचा है? जो हीट जनरेट हो रही है, जो कार्बन जनरेट हो रहा है, विभिन्न गैसेज जनरेट हो रहे हैं इन विस्फोटों से, वो ओजोन फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। चलिए जरा अब अगले हिस्से पे चलते हैं। जो खजाना खुल रहा है, पैसा, युद्ध और पैसा, इन दोनों का रिश्ता चोली दामन का है। मतलब ये एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। अगर पैसा है तो युद्ध, उसमें जहां पर पैसा आएगा युद्ध हो जाएगा। लोग कहते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या कहावत है, अरे उनके यहाँ बहुत पैसा आ गया है तो देखो अब घर में उनके युद्ध शुरू हो गया, महाभारत शुरू हो गया। तो पैसा और सत्ता और पैसा, देखिए महाभारत में सत्ता ही तो पैसा और सत्ता एक ही बात है, वैसा देखा जाए तो। इसी के लिए महाभारत होता है, या स्त्री के लिए होता है। जरा देखिए हेडलाइन क्या है खबर, ये जरा लाइए। जंग के जख्मों पर चीन का मरहम, चीन ने दी $2 लाख की आर्थिक मदद, पश्चिम एशिया में बढ़ेगा बीजिंग का दबदबा। ये $2 लाख इतना बड़ा नहीं है कि इससे ईरान का पुनर्निर्माण हो जाए, लेकिन ये युद्ध के दरमियान नॉर्मली ऐसा होता नहीं। अक्सर क्या होता है कि युद्ध खत्म जब हो जाता है तब राहत के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो भी देश मदद करने वाले होते हैं वो करते हैं। ये युद्ध के बीच आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका मतलब यह है कि पहला इंस्टॉलमेंट है, हम भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये म्यूचुअल, आगे अंदर खबर लाइए जरा। उसका मतलब ये भी है आशीष जी कि आप युद्ध में चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, वही चीज कि हम पैसे की साथ चिंता हैं, मत करो, हम आपके साथ हैं। ये हम दिखा रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, आपके साथ हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट, विशेषकर ईरान, इजराइल, लेबनान के बीच बढ़े सैन्य संघर्ष ने बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ के अनुसार रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ने स्पष्ट किया कि यह सहायता पूरी तरह से मानवीय आधार पर दी गई है। इस धनराशि का उपयोग ईरान में शरणार्थियों की मदद, चिकित्सा आपूर्ति की कमी को दूर करने और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी राहत कार्य चलाने के लिए किया जाएगा। ये
इसमें है, और अगर इसका हो तो दिखाइए, नहीं तो बाइट भी सुनवा सकते हैं। चलाइए फटाफट। ये देखिए, ये जो पॉइंटर्स आए हैं कि चीन खुद को, जो वहां पर एनालिसिस लोगों ने किया, एक विश्व सामान्य, शांति का दूत। हाँ, और संकट के समय में मददगार के रूप में पेश करना चाहता है। दूसरा, चीन और ईरान के बीच 25 साल का व्यापक रणनीतिक सहयोग समझौता है। जब ईरान पर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका द्वारा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, तब चीन की ओर से मिली यह मदद तेहरान के लिए एक बड़े नैतिक समर्थन के रूप में देखी जा सकती है। ये सेकंड पॉइंट, इसमें नैतिक के साथ साथ ये भी जोड़ दिया जाए कि ये नैतिक नहीं, सामरिक समर्थन का भी इनडायरेक्ट इशारा है। ऊर्जा सुरक्षा, ईरान चीन को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है। क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है, इसलिए वह ईरान में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव छोटे बड़े प्रयास कर रहा है। आगे चलिए, जरा सुनवा दीजिए इस ऐलान को। 谢谢凡人，本地青年报记者提问：关于伊朗，2月28日以来， Since February 28th, the United States and Israel launched military attacks on Iran. It is reported that the Shajari Tayyib Girls' School is attacked, leading to over 160 girls losing their lives in this airstrike. Is China going to provide humanitarian assistance? China condemns all indiscriminate attack on the civilians and non-military targets. Attacking the schools and harming children seriously violate international humanitarian law and even cross the baseline in the humanity and the human conscience. Our hearts go out to the victims and those who have lost their loved ones in this attack. And the Red Cross Society of China भाषा में पीछे बोल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को कहते हैं, चैनलों पे चलाया जाता है ना कि यहाँ पर सुनिए हिंदी में बजट, तो वैसे ही वहां पर अंग्रेजी में उस बयान को बताया जा रहा है ट्रांसलेटर की मदद से। अब ये चाइना के साथ रूस के कॉम्बिनेशन को जोड़ना होगा। अगली खबर पे आते हैं, फिर फाइनली भाव पास चलेंगे। लाइए अगली हेडलाइन लाइए। पर्दे के पीछे ईरान का कर्ज चुका रहे पुतिन, एक ही दांव से 3 सुरमाओं को कैसे कर रहे चित, एक्सपर्ट ने बताया। मैंने ब्रह्मचलानी जिक्र किया था, जरा लाइए। ट्वीट तो उनका बहुत लंबा अंग्रेजी में है, लेकिन उस ट्वीट का हिंदी का जो मतलब हाइलाइट्स हैं वो हिंदी में हम आपको बताते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआती वर्षों में ईरान ने रूस को सैन्य सहायता दी। जो यूक्रेन युद्ध हुआ उसमें शुरुआत में ईरान ने रूस को सैन्य सहायता की थी। इस वजह से मॉस्को अब किसी न किसी रूप में दोस्ती के उस कर्ज को चुका रहा है और अपने इस दांव से वो न केवल 3 सुरमाओं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को साध रहा है, बल्कि अपने खिलाफ खुले युद्ध के मोर्चे को भी कमजोर कर रहा है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी ने लिखा है कि पुतिन ईरान की मदद का कर्ज उतार रहे हैं। अब आगे लाइए, जो हाइलाइट्स जितनी है वो हम बता दें, पूरा तो बहुत लंबा उन्होंने पूरा लिखा है इस पर पोस्ट ही। उनके अनुसार रूस का मुख्य उद्देश्य सीधे युद्ध में कूदना नहीं होगा, बल्कि अमेरिका पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। यदि अमेरिका को मध्य पूर्व में अधिक संचालन और हथियार खर्च करने पड़े तो इससे यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता पर असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि रूस की मदद खुलकर नहीं बल्कि गुप्त या तकनीकी सहयोग के रूप में हो सकती है, जैसे खुफिया जानकारी साझा करना, अमेरिकी या इजरायली सैन्य गतिविधियों से जुड़ा रियल टाइम डेटा साझा करना या सिग्नल इंटेलिजेंस, रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी की जानकारी साझा करना, ताकि ईरानी ड्रोन और मिसाइलें वायु रक्षा प्रणालियों से बच सकें। आगे चलिए। पूर्व में अधिक संसाधन और हथियार चलानी के मुताबिक रूस पश्चिमी देशों से मिली हथियार प्रणालियों जैसे पैट्रियट और आइरिस टी को जो है बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करके नाकाम करने से जुड़ी जानकारी भी ईरान को साझा कर रहा है। दरअसल क्योंकि उसने भी इस्तेमाल किया था और वो यहाँ पर भी ड्रोन वैसे ही इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध ने रूस को ड्रोन के झुंडों और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछारों के बीच तालमेल बिठाने में माहिर बना दिया है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे दोहराने में ईरान को अभी भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समझा जा रहा है कि रूस की ये जानकारी और मदद ईरान को इस जंग में रणनीतिक लाभ दे सकता है। और इसमें है हो गया है
चलिए, ये एक तरफ जो है टेक्निकल सर्विलांस इस लेवल पर मदद, और एक तरफ पैसे की मदद। भाव देखिए आशीष जी, हमने बहुत पहले से कहा था कि जिस हिसाब से ईरान प्रिसाइजली हिट कर रहा है, और आश्चर्य की बात है कि आयरन डोम से छोड़ो, कोई थार वार कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब आप मच्छर भगाने की वो टिकिया लगाओ और उसी पे मच्छर जाके बैठ जाए, ऐसी स्थिति हो गई। ये उनके जब एयर डिफेंस सिस्टम को ही ड्रोन हिट कर रहा है, प्लेन्स को हिट कर रहा है, अब्राहम लिंकन जैसे वॉरहेड को, जिसके सुरक्षा में कई जंगी जहाज चलते थे, उसको हिट किया है। तो आप समझ जाइए कितना प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा मूवमेंट का। और ये प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से होता है या बाकी जगह से होता है, और इसकी टेक्नोलॉजी रशिया और चीन के पास है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि रशिया और चीन ये दोनों उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं बुरी तरह से, और इसी लॉजिस्टिक सपोर्ट के चलते ईरान ईरान के पास शस्त्रों की कमी नहीं है। ईरान के पास टारगेट्स, एग्जैक्ट टारगेट का लोकेशन ये वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बात तो है। दूसरी, $2 लाख बड़ी रकम नहीं है ईरान के लिए। $2 लाख देना चीन ने, और खुल के देना, ये बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे रहे हैं, लेकिन ये जनरली आपने सही कहा कि ये युद्ध के बाद होता है। युद्ध खत्म होने के बाद उस कंट्री को फिर से डेवलप करने के लिए सभी विश्व के देश उसको मदद करते हैं। लेकिन अब चालू युद्ध में आप कैसा मॉनिटर करोगे कि वो स्कूल बना रहा है वो $2 लाख से, कि मिसाइल बना रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई भारत यदि रशिया से तेल खरीदता है, तो रशिया वो पैसा खाने में लगा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है, शिक्षा में लगा रहा है, कि युद्ध में लगा रहा है? किसको पता? सिर्फ रशिया को पता। लेकिन अमेरिका कितना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि भारत जो पैसा दे रहा है वो युद्ध में खर्चा कर रहा है। तो चाइना जो पैसा अभी देगा, तो अभी उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए। सिंपल सी बात है, क्या स्कूल फिर से खड़ा कर देंगे? फिर ड्रोन हिट करेगा स्कूल को। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाने का काम तो अभी तो मलबा हटाने का काम हो रहा होगा। नया सृजन का काम युद्ध के बाद होता है, युद्ध खत्म होने के बाद। बीच युद्ध में सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट फिर से बनाए जाते हैं, ताकि अपने युद्ध की तासीर बनी रहे और तीव्रता बनी रहे। तो ये जो $2 लाख जाएंगे, वो यकीनन युद्ध में जाएंगे। इसमें कोई नहीं चलते युद्ध में फिर स्कूल खड़ा करेंगे, फिर 15 दिन बाद नए स्कूल को मारेंगे, फिर खड़ा करेंगे, फिर मारेंगे। ये तो होगा नहीं, युद्ध के बाद ही खड़ा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया। वो ग्राउंड किस वो यूज करता हो ईरान जाने, उसको कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है अभी। युद्ध में, चलते युद्ध में क्या मॉनिटर करोगे आप? तो कुल चीन मिला को के मॉनिटर ये करना भी नहीं है, इसीलिए दिया मॉनिटर है। करना दिया है भैया। कोई और बड़ी तीसरी एजेंसी बोले हम मॉनिटर करेंगे, तो कौन करेगा युद्ध के दौरान मॉनिटर? ठीक है। तो ये कुल मिला के एक संकेत है चाइना का, और ये चाइना ने अभी दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि बिना मतलब जिसको बोलते हैं ना लकड़ी पे बैठ जाना, वैसा अमेरिका ने किया। जापान के मिसाइल तैनात किए और चाइना को हुस्का दिया। उधर नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सरसाइज शुरू कर दी, और आपने नॉर्थ कोरिया को तैयार कर दिया। ठीक है। फिर अब जापान देखेगा कि जब अब वो शोले में डायलॉग है ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार, तो अब लोहा गर्म है, अमेरिका उधर उलझा हुआ है। ऐसे में एक बार ताइवान को भी देख के देखे, यदि ताइवान एक झटके में आ गया तो आ गया। ये कई स्ट्रेटेजी है, या ताइवान, या ये आपने सी का एक्सरसाइज वगैरह करके ये बता दो कि हम ताइवान लेने जा रहे हैं, तो अमेरिका फिर सोचेगा कि कितने फ्रंट पे लड़े। हो सकता है कि अमेरिका का दबाव उस फ्रंट पे कम होगा। और चलिए, दूसरी बात, अभी तो जो दूसरी बात है कि अमेरिका क्या ताइवान को बचाने के लिए फिर खर्चा फेंक पाएगा, उतना पैसा फेंक पाएगा? अभी 1600 करोड़ रुपए आपने रखे थे ईरान के 100 घंटे के लिए, और 100 घंटे में ईरान खत्म करने लगा था। अब पहले ही 6 दिन में 1 लाख करोड़ हो गए। आज 11 दिन हो गए, 12वां दिन है। आप उस स्पीड से देखो तो 2 लाख करोड़ हो गए होंगे। उनको भी समझ में नहीं आता कि ये 2 लाख करोड़ एडजस्ट कैसे करेंगे अभी। और अमेरिका में भयानक डर है। कोरियन वॉर के टाइम पे उन्होंने अपने टैक्सेस 92% बढ़ा दिए थे, पैसे ही नहीं देश के पास। क्या ऐसा कुछ चलिए करने खैर, जा रहा है अमेरिका? अमेरिका का आदमी डरा हुआ है, और सब लोग डरे। देखिए, जिसको अमेरिका डराना चाहता है वो खुल के सामने आ रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। अब तुम और ईरान के साथ जिसको अमेरिका बोलता है कि मैं तुमको निडर बनाने के लिए लड़ रहा हूं,
वो अंदर डरे हुए हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे अमेरिकन लोग हो। अब ईरान के साथ नजर रखनी किम जोंग पर, पुतिन पर और जिनपिंग पर भी होगी। हमें इजाजत दीजिए, हम अरे फिर आते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, भारत से भी जुड़ी कुछ खबरें हैं, उनके साथ आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।